अगर आप सीएसआई और नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और या अभी शुरू करने वाले हैं या शायद जून में एग्जाम देने वाले हैं, सभी जगहों पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, यार ज्यादा नंबर कैसे आएंगे। अब ये ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, आपने फटाफट से इसकी स्ट्रेटजी बनाना शुरू की। स्ट्रेटजी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में फटाफट से आता है कि कहीं यूट्यूब से कोई बाबा मिल जाए या कोई देवी जी मिल जाए जो आपको फटाफट से ये ज्ञान दे दें कि क्या हम 7 से 8 यूनिट तैयार करके नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बड़े खुश, आपको फटाफट से वो वीडियो भी मिल जाता है कि हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट टारगेट फॉर द सीएसआर नेट एग्जाम। आप बड़े खुश पूरा का पूरा वीडियो देखते हो और बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो। आप ये देख के भी खुश होते हो कि भैया सिलेक्शन के लिए कितनी सीएसआर की यूनिट कवर करनी है। बार बार एक चीज पर लोग दिमाग लगा रहे हैं, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स। कितनी यूनिट सफिशिएंट है, कितनी यूनिट से सिलेक्शन हो जाएगा। आप फटाफट से ऐसे एनालिसिस भी देखना शुरू करते हो कि भैया जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो जनरल को 10 से 11 यूनिट तैयार कर लेनी चाहिए। नेट एलएस अगर क्वालिफाई करना है तो 8 से 9 यूनिट तैयार कर लेनी चाहिए। पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करना है क्योंकि आजकल तीसरी कैटेगरी भी आ गई है, 7 से 8 यूनिट सफिशिएंट होती है और इसका एक कैलकुलेशन होता है बहुत शानदार सा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं चूंकि नंबर्स पर आधारित सारी की सारी बातें कर रहा हूं, मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करने की कोशिश करूं कि जो आपका जनरल कैटेगरी है जिसको ओपन कैटेगरी बोलते हैं, 10 से 11 यूनिट क्यों तैयार करनी है। तो हम कहते हैं कि भाई 10 से 11 यूनिट इसलिए तैयार करनी है कि आपको 110 से लेके 120 के बीच में मिनिमम नंबर लेके आना है। क्योंकि आजकल एक नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट भी आ गया है कि आपको खुद को नहीं पता 110 आपके भी नंबर है जो कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में थे, आपका दोस्त 114 नंबर लेके इवनिंग शिफ्ट में, आपका तो जेआरएफ हो गया, आपके दोस्त का नेट एलएसी है, 114 वाले का नेट एलएस है। वो बीच की कहानी क्या होती है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, नो कमेंट ऑन दिस। ये वाला जो वैल्यू होता है नेट एलएस का, अगर जनरल वैल्यू जनरल कैटेगरीज में चला जाए तो यहाँ पर ये 95 से 110 के बीच का कोई रेंज होता है। वो अगेन वही डिपेंड करता है आप कौन सी वाली कैटेगरी में हो। परसेंटाइल वाइज देखा जाए तो ये 99 प्लस वाले परसेंटाइल यहाँ पर होते हैं, 98 से ऊपर वाले लोग यहाँ पर होते हैं। ओबीसी में यहां पर चला जाए नंबर ऑफ मार्क्स, ये मैं आउट ऑफ 200 के सेंस में बात कर रहा हूं। आउट ऑफ 200 आपने कितना लिया, आउट ऑफ 200 ओबीसी के केस में चला जाए तो यहां पर जेआरएफ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 100 से 110 के बीच में होता है, और ये वाला जो वैल्यू होता है 95 से 100, ये वैल्यू यहां पर बनता है। कभी कभार ये 90 भी हो सकता है। मार्क्स मार्क्स पे बात कर रहा हूं मैं। यहां पर ईडब्ल्यूएस में अराउंड यही वैल्यू रहती है होने को, तो ये ऐसा कह देते हैं अपन, इट इज 110, तो थोड़ा सा इसको आप 105 ले लीजिए, जस्ट टू गिव रेस्पेक्ट कि यहाँ पर हम ज्यादा यूनिट्स लिख के बैठे हैं, और ये आपका 115 ले लीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कम कर लेंगे 100 से, ये आपका 105, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं। यहाँ पर ये वाला वैल्यू जेआरएफ का आपका 80 से 100 के बीच में मान लीजिए, और इसको अपन मान लेते हैं 70 से 80 के बीच में, मोर और लेस इतने ही नंबर आते हैं। लेकिन ये नंबर आ कहां से रहे हैं, जरा वापस से आपका सीएसआर का कैलकुलेशन देखते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 नंबर में आपके तीन आपके सेक्शन है। तीन सेक्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए को आप कहते हो कि भाई 20 में से आपको 15 सवाल करना है। सेक्शन बी में आपको 50 में से 35 सवाल करना है, और यहां पर 75 में से 25 क्वेश्चन करना है। वैल्यूज वाइज देखी जाए तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 2 मार्क्स, इसका वैल्यू होता है 2 मार्क्स, और इसका वैल्यू होता है 4 मार्क्स ईच। इस हिसाब से ये बन गया आपका 30, ये वाला बन गया आपका 70, और ये वाला बन गया आपका 100। ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो ये आपकी बन गई भाई 200 मार्क्स का, ये वेटेज हो गया। नाउ क्वेश्चन आ रहा है अगला कि ये जो 70 नंबर का मामला है और ये जो 100 नंबर का मामला है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो अप्रोच क्या लगाओगे। वापस से मैं नीचे के अप्रोच से शुरू करूंगा। ये 50 क्वेश्चन आपके हैं। 50 क्वेश्चन 30 यूनिट्स के हिसाब से देखा जाए तो पर यूनिट आपका जो वैल्यू बनता है वो बनता है 3 to 4 क्वेश्चंस पर यूनिट। यहां पर अगर जाया जाए 75 क्वेश्चन है, 13 से डिवाइड किया आपने, आपका पर यूनिट आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 5 to 6 क्वेश्चंस पर यूनिट। मैंने कहा नहीं, आप नंबर्स के बारे में बात करो, तो भैया मैं नंबर्स के बारे में बात कर लूं। यहां पर एक यूनिट से आपका जो वैल्यू बनता है 6 to 8 मार्क्स पर यूनिट। 6 से लेके 8 नंबर पर यूनिट आप मार्क्स लेके आ सकते हो। दो के हिसाब से जा रहा हूं मैं अभी इस वक्त रीजनिंग, मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड को कंसीडर नहीं कर रहा। यहां पर 20 से लेके 30 नंबर
पर यूनिट आप लेके आ सकते हो। हमने कहा वाह, ये तो बड़ा गजब का मामला है, इस हिसाब से तो हम तो बड़े जीनियस हो गए। माना कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, माना कि हमारी बहुत किस्मत अच्छी है। और हमने कहा 4 क्वेश्चन हर एक से आ रहे हैं, तो 8 ले लेता हूं मैं। हर यूनिट से 8 इधर ले लो, तो यहां पर अपन ऐसा करते हैं 4 यूनिट तैयार कर लेते हैं। माना कि 4 यूनिट तैयार कर लेते हैं। ये हो गया 32, और यहां पर 4 यूनिट तैयार किया 30। अपर रेंज लेके चलता हूं मैं, तो 30 इंटू 4 यूनिट्स किए, तो भैया ये तो 4 यूनिट में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बन गया 152। आपने तो जय जयकार कर दी, और इस जय जयकार में बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं। आपको 3-3 महीने तक सिर्फ फंडामेंटल बायोलॉजी या फंडामेंटल प्रोसेस पढ़ा रहे होते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, और आप बड़े खुश कि वाह 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 वाह, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आप में से कितने लोग आईएएस बनना चाहते थे? थोड़ा सोचिए। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, एम्स में सेलेक्ट हो जाऊंगा, इस बड़े मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाऊंगा, या आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, मेरा वीडियो सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था, आइडियल कंडीशन में गोल डिसाइड कर लिया, जबकि आपको पता था कि आपका कुछ नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं पीछे पता था कि यार अपन अगर मिनिमम मार्क्स से भी लिया है 720 का, आजकल नीट होता है, और सपोज जनरल का कट ऑफ 650 जा रहा है, तो आप आजकल आपके पास एक बड़ा सा बहाना होता है, मैं तो बहुत जीनियस था, मेरे तो 648 नंबर आए थे, मैं सिर्फ 2 नंबर से नीट में रह गया। अरे भैया, तेरे 2 नंबर आ भी जाते तो सबसे नीचे का कॉलेज मिलता, एम्स तो फिर भी नहीं मिलता ना। बी प्रैक्टिकल। मुझे पता है आपके दुखती रग पे हाथ रखा है मैंने अभी भी। आइडियलिस्टिक होइए, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक कंडीशन से बाहर आए। अगर मैंने 4 यूनिट तैयार की तो 100% सवाल मुझे नहीं आने वाले हैं। मेक इट वेरी क्लियर। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं खुद भी अगर मैं एग्जाम देने जाऊं और मैं सोचूं कि मैं बायोकेमिस्ट्री 100% तैयार कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 महीने तक मैं बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, तब भी एक सवाल, वो जो 5 सवाल आने वाले हैं या जो 4 सवाल आने वाले हैं, इधर की तरफ जो 6 सवाल आने वाले हैं, तब भी एक आध सवाल ऐसा हो सकता है जो मुझे उस वक्त क्लिक न करे। और यूजुअली तो 50% वैल्यू होती है, यानी कि हमारी जो प्रिपरेशन है और हमारी जो एक्यूरेसी एग्जाम में, उसमें कहीं ना कहीं बीच में गैप होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया जो भी करेंगे 100% करेंगे, लेकिन जो रियलिटी होती है वो यूजुअली 50 होती है। ऐसा कुछ वैल्यू अगर आपको याद है, तो जेनेटिक्स में ये चीज होती है, कोइंसिडेंशियल इंटरफेरेंस, अगर आपको ध्यान है तो। खैर छोड़िए, मैं कह रहा हूं यार, हम 50% वाले लोग हैं, हम मेरे तो जो पढ़ते हैं उसमें से 50% एक्यूरेसी से हमारा सवाल हो सकता है, और 50% एक्यूरेसी से हमारा सवाल हो सकता है। मैं इसको और भी बेकार कंडीशन में लेके जाता हूँ, यार मैं तो 40% का व्यक्ति हूँ, मेरे को कुछ आता जाता तो है नहीं। मैं वर्स्ट केस लेके चलता हूँ, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं तो बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ। मैंने इस कैलकुलेशन को फिर से चेंज किया। मैंने कहा मेरी किस्मत भी बड़ी खराब है, अब की बार 5-5 जो क्वेश्चन आने चाहिए थे उसकी जगह तो सिर्फ ये जो 4 और 5 की मैंने बात कही है, 5 और 6, मैं लोअर वैल्यूज लेके चल लेता हूँ कि हर यूनिट में से 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस एवरी यूनिट। और यहाँ पर आपकी 4 यूनिट तैयार की, तो 3 इंटू 2 इज 6। तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया वापस से, कि 6 क्वेश्चन मेरे एक यूनिट में से मैं कर पा रहा हूँ, 6 मार्क्स का वैल्यू में कर पा रहा हूँ। और कुल मिलाकर मैंने 8 यूनिट तैयार की, इतना ही। और भी अपन इसको बुरा ले लेते हैं कि मैं इस 40% वाले खेल को ध्यान से देखता हूं वापस से। मैंने कहा यार, मेरे 40% मेरी एफिशिएंसी है, मैं चाहे कितना भी तैयार कर लूं, मेरे 40% मार्क्स एक यूनिट में से आ सकते हैं। बहुत सिंपल, क्योंकि मैं एवरेज लोगों के लिए हूं, मैं जीनियस लोगों के लिए नहीं हूं भैया। मैं जो बातें कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज के गांव का व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, या राजस्थान में जालोर जिले का, या बांसवाड़ा जिले का, या प्रतापगढ़ जिले का कोई एक सा बच्चा जिस बेचारे ने कोविड में जैसे तैसे 12th कर ली थी, या कोविड में उस बेचारे की बीएससी हो गई थी, एमएससी उसने धक्के धक्के के पास किए। मैं उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ, उस बेचारे की एफिशिएंसी 40% है। आप में से बहुत सारे वो वाले बेचारे होंगे, कोई बात नहीं, बेचारा शब्द से आप ऑफेंड मत होइए। मैं जरा आपके बारे में बात करूं, आपकी एफिशिएंसी 40%। आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप 40% नंबर लेके आ सकते हो। माना कि 3 से 4 क्वेश्चन आपने एक यूनिट में से आ रहे हैं, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो है 40%, यानी कि मैं 3 से घटा के मामला ले आता हूं 2। 2 क्वेश्चन आप एक यूनिट में से तैयार करते हो, 2 के हिसाब से 2 आपने लगाया, आपने कहा सब कुछ आपने सही किया है, तो 4 नंबर एक यूनिट में से आ रहे हैं आपके सेक्शन बी में।
इधर की तरफ भी आपकी एफिशिएंसी है 40%। 40% के हिसाब से आपने कहा यहां पर भी मैं 2 ही सवाल कर पा रहा हूं या 3 सवाल 1 यूनिट में से कर पा रहा हूं। 3 का जो वेटेज देखा जाए, थोड़ा सा इसको वेटेज दे लूं ये मार्क्स के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 सवाल आपने किए, 3 गुणा 4, ये हो गया 12 नंबर का वेटेज आपका इसके अंदर आ रहा है। मेरे को नंबर लेके आने 110 या 100 नंबर लेके आने, 100 के हिसाब से कैलकुलेशन लेता हूं। इसको किससे मल्टीप्लाई करें 12 को कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बन जाए। आपने कहा आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8। मैंने कहा 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 8। ये हो गया 32 और ये हो गया आपका 12 इंटू 96। ये पूरा का पूरा जोड़ आ गया भैया 128। 6 2 8 9 3 12। आपने कहा वाओ, ये तो अपना जेआरएफ निकल गया। यार जेआरएफ नहीं निकला, कई कई लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होता है इसमें, क्यों? एक शब्द आप बार बार भूल जाते हो और उसका नाम होता है नेगेटिव मार्किंग। आपने ये जो कैलकुलेशन लिया था ना, इसमें मैंने कहा था कि आपकी 40% एफिशिएंसी है। आप जितने भी सवाल करोगे वो 100% सही हो जाए, यूजुअली नहीं होता। इवन मैं भी एग्जाम दूंगा तो एक आध सवाल तो मैं भी गलती करके आ जाता हूँ। 100% मेरे भी कभी नहीं आया, ठीक है। ऑल दो मेरे ऑल इंडिया सेकंड रैंक भी आई थी, बट मेरे 100% नहीं आई, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। तो ये जो नेगेटिव वाला मामला है, इस कैलकुलेशन को जरा तो कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। अब जरा वापस से देखते हैं कि इस एक्यूरेसी को ओवरऑल कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये है आपका सिलेबस। जरा देखिएगा यूनिट का कितना गजब का छलावा है, क्योंकि यूनिट का मतलब जो है वो पूरी तरह से खिचड़ी है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया इन्होंने ये यूनिट किस तरह से फ्रेम कर रखी है। अगर आप इस पूरे सिलेबस को आप देखें, डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। पूरा का पूरा सिलेबस, पहला सिलेबस क्या है, पहली यूनिट लाइन कह रही है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, प्योरली केमिस्ट्री है। सिलेबस को ध्यान से देखना। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सो ऑन। मुझे क्या है, एक यूनिट से बड़ा डर लगता है और वो है लास्ट यूनिट जो कि मेथड्स इन बायोलॉजी है। और मुझे बड़ा डराया गया कि भैया पूरी तरह से केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और पता नहीं तरह से होगी या नहीं होगी। तो इस खिचड़ी को मैंने देखना शुरू किया कि यार मेथड्स इन बायोलॉजी खिचड़ी कैसे है। अगर मेथड्स इन बायोलॉजी के ये जो टाइटल्स हैं, जो कि सब यूनिट्स हैं, यूनिट के अंदर जो सब यूनिट्स हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखो तो पहले नंबर की सब यूनिट है मॉल बायो। अब मैं सब्जेक्ट शब्द पर आ रहा हूं। दूसरी वाली चीज हो गई आपकी इम्यूनोलॉजी। तीसरे नंबर की चीज होगी बायोस्टैट्स, सॉरी बायोकेमिस्ट्री। चौथे नंबर की चीज होगी आपकी बायोस्टैट, जिसको मैं मैथमेटिक्स बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा डर है इससे मुझे। ये वाली चीज वापस से बायोकेमिस्ट्री हो गई। ये हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी। ये हो गया आपका एनिमल फिजियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड, एनिमल फिजियो। ये हो गया आपका इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और कंप्यूटेशनल मेथड ये हो गया आपका एप्लीकेशंस इन द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी के सेंस में आप ले लो, जो कि यूनिट नंबर अपनी शायद 11 है, 12 नंबर, 12 नंबर की यूनिट उसका उसका हिस्सा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो यूनिट नंबर 13 जो है वो एक यूनिट है ही नहीं। वो असल में 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मेथड्स हैं। तो मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा हटा दिया। मैंने कहा बेकार की बात है। देखो आप ध्यान से देखो, मॉल बायो की सारी मॉल बायो की एप्लीकेशंस हैं, आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपका हिस्टोकेमिकल मेथड में प्योरली इम्यूनोलॉजी के सारे टॉपिक्स भर रखे हैं। बायोफिजिकल में आपके टूल एंड टेक्निक जो कि बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ काम आते हैं वो है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्योरली मैथमेटिक्स से, रेडियो लेबलिंग मेथड आपकी अगेन बेसिक बायोकेमिस्ट्री है। माइक्रोस्कोपिक मेथड आपकी माइक्रोबायोलॉजी है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड आपकी एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखना ये वाला है। फील्ड मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी असल में इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक होता है। अगर आप ढंग की किताब देखो तो उसका लास्ट टॉपिक है कंप्यूटेशनल मेथड्स एप्लीकेशंस ऑफ द बायोलॉजी है। नाउ सीएसआर नेट लाइफ साइंस में ज्यादा नंबर कैसे आएंगे? यार यूनिट वाइज तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्ट वाइज? मैंने आपने नीचे नया शब्द सुना होगा यार, सब्जेक्ट वाइज सोच के देखो जरा, वापस से देखते हैं। हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा सिलेबस इसको एक बार फिर रिशफल किया। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं रिशफलिंग। रिशफलिंग करके मैंने कहा यार इसको सही ढंग से रखा जाए। बायोकेमिस्ट्री के साथ अगर इस बायोकेमिकल टेक्निक को रख दिया जाए तो तैयारी करना ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसा करते ही ये एक यूनिट नहीं रहेगी, ये बन जाएगी कम से कम 1.5 यूनिट, सवा बोल देते हैं, 1.25 यूनिट। अगर मैं सेल बायोलॉजी और सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग इस वाली यूनिट के बारे में बात करूं, जो कि यूनिट नंबर 4 है, उसमें से मैंने माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी को उठा के यहां रख दिया, हटा दिया। मैंने कहा परेशान करती है, तो यहां पर एक बार फिर 1.25 वैल्यू बन जाती है।
एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन, तो 1.5 में से कितने हो गए? 5 क्वेश्चन, 5 गुणा 2 कितना होता है? 10 नंबर इसमें हो गए। और 1.25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बन जाता है कितना? अराउंड 6, सवा 6 के आसपास। मैं वैल्यूज ले रहा हूँ सवा 6 के हिसाब से, 4 के हिसाब से देखा जाए तो 24 और 28 नंबर। यानी कि अगर आपने इसको इस तरीके से तैयार किया तो ये बन जाता है 38 नंबर का खेल एक ही यूनिट से। मैंने क्या किया? यूनिट नंबर 1 उठाई और यूनिट नंबर 13 का ये वाला हिस्सा उठा लिया, क्योंकि इसमें सवाल जरूर आता है। मैं 38 मार्क्स लेके बैठा हूं यहां पर। एक बार फिर मैं इसमें से 38 मार्क्स ले सकता हूं। ऐसा ही कुछ यहां पर भी मैं 40 का राउंड फिगर ले लेता हूं, या आप कहें तो थोड़ा सा कम ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा। 35, 35, 35, 3 क्वेश्चन, 3 यूनिट्स अगर सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर लो तो 105 नंबर का आपका वैल्यू बन जाता है। और इसीलिए बाबा लोग कहते हैं कि भैया सेल बायो, मॉल बायो, बायोकेम का इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट कैसे? अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयार कर लो तो। लेकिन अगेन, अभी अभी तो मैंने एक बात कही थी, हमारी एफिशिएंसी 40% होती है भैया। तो यार इसका 40% निकाल के देखो, 50 नंबर बन रहे हैं भैया। अगर अपन जी भर के भी गलतियां कर लें तो भी 50 नंबर तो लाए जा सकते हैं इन 3 से। जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स को मैंने साथ रखा है। ये आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स अगली यूनिट है, यूनिट नंबर आपकी जो इवोल्यूशन वाली यूनिट है उसमें से उठाया मैंने। इसको भी मैं 1.25 कर लूं और इसमें भी लगभग वही आपके एफिशिएंसी को मैं कहूं 40 में से 10 नंबर तो इसमें भी लाए जा सकते हैं। 60 हो गए। हाँ यार 60 तो हो गए। इसके अंदर पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इसको मैंने कम किया हुआ है, इसको मैंने 0.75 ही किया हुआ है, लेकिन सटीकता इसके अंदर हमेशा ज्यादा होती है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, रट्टाफिकेशन है, किया जा सकता है। मैं इसको भी लगभग कहूंगा कि एक अपने आप में एक पूरी यूनिट है 1.25 के बराबर। प्लांट फिजियोलॉजी का 1 वैल्यू ले लो और ये वाला पूरा का पूरा 1 वैल्यू ले लो। इधर की तरफ ये आपका 1.25 ले लो, क्योंकि मैं इसके अंदर भी जो मेथड्स हैं उसको ऐड कर दूंगा। तो अगर आप 13वें नंबर की यूनिट को इसमें घुसा के पढ़ो तो मामला बैठ सकता है। फिर अगेन आप मेरे से सवाल करोगे कि यार इन सब का क्या फायदा है, फिर ऐसा करें क्यों? जरा इसको मैं फिर से देखता हूं कि खेल चलेगा कैसे। अगर आप एक सपोज मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, बिहार का एक XYZ गांव गांव और आपने बहुत कुछ जिंदगी में नहीं पढ़ रखा, आपने जैसे तैसे खूब मेहनत करके बीएससी में मेहनत करके एमएससी में वही किताबें पढ़ के जो बीएससी में पढ़ी थी उनको आपने एमएससी में पढ़ा और आप यहां तक मेरे इस वीडियो देखने तक आ गए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा ये वाली यूनिट को थोड़ा सा टच कीजिए। इसके 3 हिस्से कर लीजिए, 1, 2 और 3। अगर आप प्योर जूलॉजी से हैं तो टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जरूर तैयार करो। कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्योर बॉटनी से हो तो इसका थोड़ा सा हिस्सा तैयार कर लो। थोड़ा सा हिस्सा तैयार करके 10 नंबर का तैयार हो जाता है भाई। उसमें बेसिक एनाटॉमी 12th लेवल की, थोड़ा बहुत जो वो अनीता जो है NANITA, एंजियोस्पर्म में जो इवोल्यूशन में आती है उस वो वाली हायरार्की तैयार कर लो। इधर की तरफ एनिमल में अगर आप हो तो सारे सिस्टम्स जो होते हैं, इन्वर्टिब्रेट की जो कंपेरेटिव होती है और कॉर्डेट्स की जो कंपेरेटिव होती है, हार्डली 2 टेबल होती है, उसमें सारा कुछ तैयार किया जा सकता है। एक आध सवाल पिट जाता है। अगर आप प्योर बायोटेक से हो, जिसको कि ये प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में बड़ा जोर आता है, तो मेरी सजेशन होगी प्लीज यार इन 2 को उठा के देखो, बराबर वेटेज में निकल जाओगे और बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप एक बॉटनिस्ट हो तो इसका आधा हिस्सा तैयार कर लो, क्योंकि प्लांट डेबायो और एनिमल डेबायो में से बराबर क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने भर के दे दिया ड्रोसोफिला आ जाएगा, सी एलिगेंस आ जाएगा, बेसिलस सब्टाइलिस आ जाएगा, इधर लिम्ब डेवलपमेंट आ जाएगा, रीजनरेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है भैया। एरोबिडोप्सिस भी आएगा, बेसिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी आएगा, जो प्लांट्स का होता है वो सब कुछ बराबर बराबर आता है और इसमें वेटेज मोर और लेस बराबर होता है। बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, अपना एक कॉमन सेंस लगाना। सिलेबस को एक बार फिर से देखना। इधर की तरफ प्लांट फिजियोलॉजी, ऑब्वियसली प्लांट वाला व्यक्ति, बॉटनी वाला व्यक्ति प्लांट फिजियोलॉजी करेगा, लेकिन एक छोटी सी बात यहां पर आपको देखनी पड़ेगी। वो आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो खेल है इसमें क्या बायोकेमिस्ट्री से एमएससी करने वाला या बायोटेक से एमएससी करने वाला व्यक्ति भी इन टॉपिक्स को तैयार कर सकता है? क्या हाँ, इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक टॉपिक है जो बायोटेक वाला कर सकता है। इसके अंदर फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम वाला टॉपिक है जो बायोटेक वाला तैयार कर सकता है। आपको समझ में नहीं आता फोटोसिंथेसिस, कोई टेंशन नहीं है, बट स्टिल हमारी सजेशन हमेशा ये होगी। तो सजेशन जो होगी वो मैं 3 तरह के लोगों को, अगर आप बायोटेक माइक्रोबायो वाले हो, या आप जूलॉजी वाले हो, या आप बॉटनी वाले हो,
या आप एक्स वाई जेड हो, चौथी कैटेगरी एक्स वाई जेड होती है, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला भी दे रहा है, तो एमएससी इन ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाला भी दे रहा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला भी दे रहा है। कभी कभार तो मुझे वो लोग भी मिल जाते हैं कि हमने बी फार्मा किया हुआ है, हम नेट देना चाहते हैं। तो वो स्ट्रेटजी हर आदमी के लिए थोड़ी सी अलग होगी। सबको बराबर तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता, इस चीज को आपको समझना है। इस तरह की ढेरों तरह की बातें मैं आपसे करने वाला हूं। हमारा एक वेबिनार होने वाला है, उस वेबिनार में मैं आपको ये एक कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर ये पूरा का पूरा सिलेबस देखा जाए, अगर और आप 13 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करो, तो ये पूरा सिलेबस एक्चुअली 327 दिन का सिलेबस है, जिसमें मैं लगभग 525 घंटे पढ़ाऊं, तब जाके ये पूरा होगा। आपने कहा ये कैसे पॉसिबल है, क्या करना संभव है क्या? जरा इस कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा। आपको सिंपल सा एक गूगल फॉर्म भरना है इस चीज को डिटेल में समझने के लिए कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। अगर ये 327 दिन का सिलेबस हो, ये पूरी यूनिट्स मुझे तैयार करनी है, मुझे सब्जेक्ट वाइज सब कुछ तैयार करना है, और इतने इतने दिन मैं लगाता हूं, तो 327 दिन लगेंगे 5 डेज ए वीक, यानी कि एक हफ्ते में, मैं कहूंगा एक महीने में लगभग 20 से 22 दिन हम काम करें, तो लगभग 66 डेज, 66 वीक्स लगेंगे। दिवाली, होली, जन्म जन्म मरण परण, ये सब कुछ लेकर बीच की छुट्टियां ले ले, तो 4 हफ्ते छुट्टियों के मान ले, होली दिवाली क्योंकि आएगी सही। 52 हफ्ते का एक साल होता है, तो 70 वीक के लगभग खर्चा आएगा। 70 वीक पूरा होता है 1 साल 5 महीने में। यानी कि अगर मैं जून 2024 से शुरू करूं, तो असल में मैं दिसंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे के पूरे सिलेबस को फोकस करूं तो। यार ये तो बड़ा गजब का माहौल है। छोड़ो छोड़ो यार, सर आप 1.5 घंटा पर डे क्यों पढ़ाते हो? आप तो ऐसा करो 3 घंटा पर डे पढ़ाओ। अगर मैं 3 घंटा पर डे बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊं, या ईमानदारी शब्द बड़ा शानदार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑफलाइन या लाइव पढ़ाते वक्त लोग गप्पे बहुत मारते हैं, और भाई क्या हाल है, जिंदगी कैसी चल रही है, कुछ दुख तो नहीं है? तो दुख सुख की जो बातें करते हैं, अगर दुख सुख की बातें न की जाए, प्योरली 3 घंटे पढ़ाया जाए, तो 525 घंटे अपॉन 3 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 5 डेज ए वीक, मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूं, तो 35 हफ्ते का मामला है। और 35 हफ्ता आपका होता है, इसमें होली दिवाली जन्म मरण परण सब कुछ ले लिया आपने, लगभग 9 से 10 महीने। यानी कि पूरे की पूरी ये जो 12 सब्जेक्ट्स का खेल है, वो लगभग 9 से 10 महीने में चलेगा। यानी कि मैं अगर जून 2024 से शुरू करूं, तो ये 9 से 10 महीने मेरे अगले साल जून 2025 के नेट की प्रिपरेशन के लिए होंगे। नहीं बैठा मामला यार। सर हमारा टारगेट तो दिसंबर 2024 है, उसके लिए कुछ बताओ। उसके लिए कुछ जानने के लिए बहुत सिंपल सा मामला है, जो मैंने आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस फॉर्म को भरिए, फटाफट से एक वेबिनार होने वाला है, बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।